जय माता दी। जिस तरीके से क्राउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं, बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसी घटनाएं जिनको देख के पूरा दिल जो बैठ जाता है, पूरी तरह मन दुखी और परेशान हो जाता है कि किस तरीके के हादसे पहाड़ों में हो रहे हैं। हज़ारों के हिसाब से लोग परेशान हो रहे हैं, कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, अपनों को खो बैठे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक चैलेंजिंग टाइम पैदा कर रही हैं सरकार के लिए, और सरकार की मुस्तैदी देखने में आ रही है। क्लाउड बर्स्ट को कंट्रोल करना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि ये नेचर का एक कॉल है, नेचर का एक प्रोसेस है, कुदरत इसको लेकर चलती है। लेकिन जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, वो एक सराहनीय है। मौके पे पहुंच रही हैं, इलाज के लिए तैयारी की जा रही है, वहाँ से इवैक्यूएशन की जा रही है। मचेल में भी रिकॉर्ड टाइम में वहाँ से इतने टफ टेरेन में भी 15,000 से ज़्यादा लोगों को क्लाउड बर्स्ट के बाद वहाँ से रेस्क्यू किया गया। हम मीडिया हाउस है अर्थ न्यूज़ में अपना काम कर रहे हैं, बड़ा क्लोजली वॉच कर पा रहे हैं। एक डर लगता है कि किस तरीके के हालात उस टाइम गुजरे होंगे जब ये इस तरीके का सडनली पानी आ गया, बादल एकदम फटा और एकदम उस जगह पे पानी भर गया। ये सारी चीज़ों के ऊपर समझने के लिए क्यों ज़रूरी है आम आदमी का ध्यान देना, क्योंकि आम आदमी ही ओपिनियन बनाता है और जितनी नॉलेज ज़्यादा होगी उतना ही हम लोग सेफ रह सकते हैं। तो इसके लिए जो मेट्रोलॉजिस्ट हमारे हैं उनका काम है, और दूसरा हाइड्रोलॉजिस्ट है। दो इंडियन हमारे ऑर्गेनाइजेशनें ने काम कर रही है, वो है IMD डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसका काम है स्टडी करना, उसके साइंटिस्टों का काम है स्टडी करना। साथ में इसरो भी जो है इस पे काम कर रही है कि वो भी एक एडवांस लेवल की हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो देख रही है कि क्यों ऐसा हालात बनते हैं कि सडनली लोकली क्लाइमेट में ऐसी क्या चेंजेस आती हैं कि एयर जो है खुद को पुश ऊपर की तरफ करती है, सडन फॉल कर जाता है टेम्परेचर, और बादल एक पर्टिकुलर जगह पे ही अपना जितना लोड है वो अनलोड कर लेता है। बादल मतलब होता है एक लोडेड, जो हम उसको बोलते हैं ना, क्लाउड होता ही क्या है? क्लाउड होता है एक वेपराइज्ड जो हमारी वाटर की एक सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं ना कि स्टेट है। उस स्टेट में जब वाटर सडनली कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विडिफाई हो जाता है, सडनली लिक्विडिफाई होता है, और फिर वो जो ड्यू टू ग्रेविटी एक पर्टिकुलर जगह पे ही अपने आप को वो देखता है, सडनली वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में फ्रॉम गैसियस स्टेट। वो एकदम सडनली कैसे हो जाता है? ग्रेजुअली होने को हम बारिश बोलते हैं, लेकिन जब वो सडनली होना शुरू हो जाता है तो उसका कारण है प्रेशर लोकली, कोई एयर का आपस में क्लाइमेट के अंदर ऐसे तरीके से चेंज हो जाना। ये मैं सरल भाषा में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज नॉट टेकिंग एनी क्लास, ताकि आम लोगों को ये पता लगे कि इसमें कोई साजिश नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्लाइमेट चेंज सडनली हो गई है जिसकी वजह से हो रहा है। ये लोकल एक अपने लेवल पे मैंने घटना घटती है, और ये कुदरती का एक नेचुरल तरीका है। बट स्टडी आगे चल के बताएगी, साइंटिस्ट काम करेंगे कि क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कहाँ पे बादल फटने के चांस बन रहे हैं, कहाँ पे बादल फटेगा, किस तरीके के पहले वहाँ पे सिम्टम होंगे, ताकि जो इंसान वहाँ पे रह रहे हैं वो अलर्ट हो सके। अब इसके आगे जो चीज़ें जो समझी जा सकती हैं वो ये है कि जो लोग हिल्स पे ही, मोस्टली हिमालयन रेंजेस पे ही ये चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी, क्योंकि हिमालय ये मोस्टली मानसून टाइम पे हम देखते हैं, क्योंकि ये सारा जो हमारा मानसून का साइकिल है मोस्टली ये भारत में होता है, और भारत के एक एंड पे हिमालय, दूसरी तरफ समुंदर है। तो ये साइकिल पूरे का पूरा कंप्लीट होता है। तो इनके बीच में लोकल फैक्टर्स आ जाते हैं। वो लोकल फैक्टर्स को स्टडी साइंटिस्ट करेंगे, मेट्रोलॉजिस्ट करेंगे, हाइड्रोलॉजिस्ट करेंगे, और फिर देखेंगे क्या इनको प्रेडिक्ट किया, क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रेडिक्शन। अगर इसको प्रेडिक्ट किया जा सके तो शायद उन लोकेशंस पे आगे पीछे जो लोग रह रहे हैं उनको इससे बचाया जा सकता है। और दूसरी चीज़ होती है कि इसका मतलब ये भी सामने निकल के आ रहा है कि जो इमीडिएट हिल्स पे लोग रहते हैं वो ऐसे एरियाज़ में तभी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं जब ये क्लियर हो जाए बाय द साइंटिस्ट कि किस जगह पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ ना रहा जाए।
और जहाँ प्रोबेबिलिटी कम है वहाँ पे हैबिटेशन बनाई जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब इसके ऊपर एक थारो रिसर्च होगी, और थारो रिसर्च होने के बाद कोई कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ इसके ऊपर सोल्यूशन दिया जाएगा। अब आ गया कि क्लाउड बर्स्ट के हालात जब बन जाते हैं, बादल फट जाता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है पूरी तरह, तो उसके आगे के जो हालात हैं उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो ऑलरेडी हमारी JKUT में टीम्स हैं, NDRF की टीम्स हैं, लोकल NGOs हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एकदम टोस पे खड़ी है। आज हम गए थे तो लोकल MLA कठुआ के भी अपने उन लोगों के पास पहुंचे हुए थे जो लोग उस क्लाउड बर्स्ट में, कठुआ वाले में ज़ख्मी हुए हैं, कईयों ने जान खोई है। वहाँ के DC भी पहुँचे हुए थे। ग्राउंड रिपोर्ट यही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और लोकल लोग भी आपस में काम कर रहे हैं। यही एक तरीका होता है किसी भी त्रासदी से बचने का, और वो लोकली किया जा रहा है। बाकी मोबाइल्स की हेल्प से हर इंफॉर्मेशन नीचे तक आ रही है। बट लेकिन जहाँ पे कठुआ में एट प्रेजेंट क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसके बारे में बात की जा रही है और जो जानकारी निकल के आ रही है, वहाँ पे मुश्किल हालात हैं। 18 किलोमीटर तक का पैदल रास्ता है ऊपर जाने का। और साथ में जो चीज़ सामने निकल के आई वो ये आई कि वहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं है, वहाँ पे उस तरीके की कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे रिमोट एरियाज़ में भी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है टाइम से पहुँचने की, और जैसे पहुँच रही हैं वैसे उनको मदद भी दी जा रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं, वंस ये सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी तो कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बट प्रेडिक्शन जो है करना, जब तक वो पॉसिबल नहीं होता तब तक इस किस्म के फ्यूरी से बचना मुश्किल है। पोस्ट फ्यूरी कैसे चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं वो समझने की ज़रूरत है। तो इसमें काफ़ी डिसीजन लेने पड़ेंगे आने वाले समय में, जिसमें बड़ा डिसीजन ये होगा कि पहाड़ों की तरफ ख़ास तौर पे मौसम जब हमारा बारिश का हो उस टाइम को जो ट्रांसपोर्ट है उस टाइम पहाड़ों पे जाना रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनको भी ऐसी जगहों पे कॉलोनाइज़ किया जाए, ऐसी एरियाज़ चिन्हित किए जाएं जहाँ पे प्रोबेबली एट प्रेजेंट डाटा जो है, एट प्रेजेंट जो सर्च है उसके हिसाब से ये पता हो कि कहाँ पे ऐसे बादल फटने की घटना होने का चांस कम है। इनसे हम चीज़ें हैंडल कर सकेंगे फ्यूचर में। प्रेजेंटली जो हो चुका है उसको मिनिमाइज लॉस में कन्वर्ट करना, रिहेबिलिटेशन करना, रिहेबिटेट करना, दोबारा से उनको अपने पाँव पे खड़ा करना, उनकी जो भी नुकसान हुए हैं उसमें सारा रोल जो है सिविल सोसाइटी दे रही है, उसमें गवर्नमेंट लगी हुई है, उसमें NGOs लगे हुए हैं। एक अपील मैं आप सबके सामने करूँगा कि अब ये जितना भी एक्सरसाइज हो रहा है गवर्नमेंट कर रही है, इसमें बहुत बड़ा रोल है उस रेवेन्यू का, उस मनी का जो गवर्नमेंट को मिलती है। तो मेरी अपील होगी इन सब लोगों से जो मेरा ये देखेंगे कि टैक्सेस पे करें। ये टैक्सेस नहीं है, ये हमारा ही इंश्योरेंस है, हम सबका इंश्योरेंस है। जब हम टैक्सेस पे करते हैं, इन टाइम टैक्सेस जमा कराते हैं और अपना पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट हमारी तो है, तो हम अपना इंश्योरेंस कराते हैं। क्योंकि अब जैसे हालात बने, JCBs जा रही हैं, आ रही हैं, ये सारा पैसा टैक्सेस से आया है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी जब भी सैलरी लेते हैं वो टैक्सेस पे कर उनको करने ही पड़ते हैं। सामान खरीदते हैं, टैक्सेस अपने आप पे हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा लॉट है जो बचा सकता है टैक्सेस, वो एक तरफ टैक्सेस बचाता है, फिर एक तरफ लंगर लगाता है। मेरी उन सबसे अपील है, आपके लंगरों से भी इम्पोर्टेंट है टैक्सेस पे करना। कारण क्योंकि जितने भी लोग बेनिफिट लेते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारा बेनिफिट गवर्नमेंट तभी दे सकती है जब गवर्नमेंट के पास हमारे पे किए हुए टैक्सेस पहुंचते हैं। तो आप अपने सरप्लस के साथ जो भी डोनेशनें देनी है वो दीजिए, बट जो मिनिमम टैक्सेस आपके ऊपर लागू किए गए हैं वो देके आप इस टाइम पे बहुत बड़ी मदद कर सकते थे और आगे करेंगे। क्योंकि जहां गवर्नमेंट सर्विसेज दे पाती है वहां में आपका और हमारा डायरेक्टली लोगों तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है। अब बात करेंगे भारत के, जिस तरीके से विकसित बनने की हमने बात की थी। भारत जो है वो अलग अलग फोरम्स पे अपने आप को मजबूत बनाता जा रहा है। अभी भारत ने समुद्र मंथन के लिए ध्यान दिया है। समुद्र मंथन से एक सिंबॉलिक है, समुद्र मंथन भारत की सभ्यता का एक हिस्सा है। कैसे? हिंद सागर, पूरा हिंद महासागर के नाम से पूरा एक हमारा ओशन, इंडियन ओशन, हमने अभी तक अपना ओशन एक्सप्लोर नहीं किया है। समुद्र मंथन से, जैसे पुराणों में कहा गया है, मंथन से अमृत भी निकलेगा,
जहर भी निकलेगा और बड़े बड़े हमारे नायाब हीरे मोती निकले थे। मतलब कहने का ये है कि हमारे फ्यूल की जो नीड है वो भी समुद्र मंथन से पूरी हो सकती है। देन ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम पोर्ट्स बनाते हैं, वेयर हाउसेस बनाते हैं, शिप्स को रिफ्यूलिंग का काम करते हैं, तो उसमें भी हम लोग अपने आप को रेलेवेंट होता देखते हैं अपने सब कॉन्टिनेंट में, और ये चीज़ जो है हमें जियोपॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो मोदी जी ने जो समुद्र मंथन की बात की, उन्होंने ये कहा कि हमने प्लेन्स में अपने लैंड पे तो डेवलप करना ही करना है इंडस्ट्री को, लेकिन समुद्र का जो सिग्निफिकेंस है अभी तक बड़ी सरकारें भारत में रही, किसी ने उसका उतना बेनिफिट नहीं लिया। जो अब सरकार है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के दौरान सभी पोर्ट्स को, सबसे बड़ी पोर्ट्स बड़े क्रिएट किए जा रहे हैं। ये जो पूरा हमारा एक साइड हिमालय है और 3 साइड हमारे समुंदर है, इन तीनों साइडों पे पोर्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि हम शिप रूट एक सिग्निफिकेंट सेंटर पॉइंट बन जाए। इसके बनने से भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी और स्ट्रेंथन होती है, और जितना बड़ा हमारा एक्सपोजर है ओशन के साथ, इतना एक्सपोजर शायद ही किसी हमारी जैसी कंट्री का हो जिसके पास लैंड बैंक भी हो, ह्यूमन रिसोर्स भी हो और कंजम्पशन भी हो और इतना बड़ा पोर्ट भी हो। हिस्ट्री में पी पोर्ट सिटी की अपनी सिग्निफिकेंस होती थी जो कि भारत अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। तो भारत इसी तरफ आगे बढ़ रहा है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा प्रेजेंट गवर्नमेंट का अगर हम इसको अचीव कर पाएँ तो आम लोग इससे अवेयर हों। इसलिए मैंने इसके बारे में चर्चा की कि अब समुद्र मंथन होगा कि जो भारत का अपना समुंदर है उसमें जो मिनरल्स हैं, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, भारत उनको खंगालेगा भी, और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट रूट में भारत की सिग्निफिकेंस हो सकती थी जो आज तक नहीं हुई है, उसको भी क्लेम करेगा बाय मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दी पोर्ट्स। ये बात शेयर करनी थी आपसे की। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय माता दी।